सो आज हम देखेंगे अबाउट प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जो है यूजिंग सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। ठीक। सो सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन एक टेक्निक है जिसको यूज करके हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेना जरूरी है कि फीचर एक्सट्रैक्शन और पीसीए का क्या कनेक्शन है। तो फीचर एक्सट्रैक्शन का क्या मतलब होगा। हमारे पास से वी हैव 10 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ऑलरेडी हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं जिनको यूज करके हम लोग ने डेटा अपना बनाया हुआ है, अपना डेटा टेबल अपना क्रिएट किया हुआ है। और इन फीचर एक्सट्रैक्शन वी क्रिएट 10 न्यू इंडिपेंडेंट variables where each new independent variable is a combination of each of the old 10 independent variables। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास ऑलरेडी से फॉर एग्जांपल 10 वेरिएबल्स ऑलरेडी हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, और उनके बेसिस पे हमको उसको कंबाइन करके हम लोग ने नया 10 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और बनाए हैं। और हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उन 10 वेरिएबल्स को जो अपन ने न्यू बनाए हैं, न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो बनाए हैं, वो डिपेंडेंट वेरिएबल को कितने हद तक प्रेडिक्ट करने में हमको हेल्प कर रहा है। सो जो वेरिएबल्स हम बना रहे हैं एक्चुअली दे आर डायमेंशंस। तो वेरिएबल्स को जैसे हम लोग ने क्रिएट किया उसके बेसिस पे हम चाहते हैं कि वो बेटर प्रेडिक्शन कर सकें। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रेडिक्ट करने का जो कैपेसिटी है वो बढ़ता है कि घटता है, ये हम लोग कोशिश करते हैं एनालाइज करने का। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस इज ए टेक्निक फॉर फीचर एक्सट्रैक्शन। अब ये जो फीचर एक्सट्रैक्शन का जो अपन एक बेसिक्स देखा है, इसी बेसिस पे अपन जो है पीसीए को इम्प्लीमेंट करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ फीचर एक्सट्रैक्शन। So it combines our input variables in a specific way. Then we can drop the least important variables while still retaining the most valuable parts of the variables. So इसमें हम क्या करेंगे कि हर एक जो डायमेंशन होता है अपने डेटा में, हर डायमेंशन का एक प्रिंसिपल कंपोनेंट क्रिएट किया जाता है। हर डायमेंशन का प्रिंसिपल कंपोनेंट क्रिएट करने के बाद हम ये चेक करते हैं कि वो प्रिंसिपल कंपोनेंट डेटा को, जो डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रेडिक्ट करने में कितना हेल्प कर रहा है, और डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन हमको इसमें मिलता है। तो एज एन एडेड बेनिफिट, ईच ऑफ द न्यू वेरिएबल्स आफ्टर पीसीए आर ऑल इंडिपेंडेंट फॉर ईच अदर, क्योंकि जो भी वेरिएबल्स क्रिएट किए गए हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स से क्रिएट किए गए हैं, तो वो खुद भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ही रहते हैं। ठीक है। सो मेन काम पीसीए का क्या है, फीचर एक्सट्रैक्शन। ठीक। सो लेट्स स्टार्ट विथ ए वेरी सिंपल डेटा। वी हैव मेजर्ड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ 2 जीन्स, जीन 1 एंड जीन 2। अभी इसमें ऑब्जर्व करेंगे अपने पास एक डेटा है, तो हमारा डेटा जो है वो टैबुलेटेड फॉर्मेट में है। टैबुलेटेड फॉर्मेट में ये डेटा कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें माउस 1 माउस 2 ये जो है वो जैसे लैब में जो माइस रहते हैं उनके लिए उनका है। तो हम ये इसमें चेक कर रहे हैं कि एक जीन 1 का जो इफेक्ट है वो क्या क्रिएट कर रहा है माइसेस में। माउस जो है एक पर्टिकुलर से फॉर एग्जांपल एक ड्रग है, उस ड्रग के रिस्पॉन्स में कैसे उन लोग जो है रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल कैंसर का ड्रग है, कैंसर रिमूविंग ड्रग है, तो उस कैंसर रिमूविंग ड्रग को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं माइसेस, उसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो उसका ऑब्जर्वेशन टेबल से फॉर एग्जांपल ये अपने पास है। अब क्योंकि क्या होता है कि हर जो बॉडी होता है, जो भी ह्यूमन या जो भी नेचुरल बॉडी रहता है, उसमें एक जेनेटिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जेनेटिक स्ट्रक्चर जो है वो इज वेरी वेरी नेसेसरी। जेनेटिक स्ट्रक्चर जो है वो होता ही है किसी भी बोलना चाहिए बायोलॉजिकल बॉडी में। तो उसका उस पे जो है दवाई का असर अलग अलग होता है। तो से फॉर एग्जांपल एक जेनेटिक स्ट्रक्चर हम लोग ने यहाँ पे रखा, मतलब आइडेंटिफाई किया, उसके ऊपर में जो ड्रग का जो इफेक्ट है वो ये टैबुलेटेड फॉर्मेट में ये वैल्यूज से अपन को पता लग रहा है। फिर जीन 2 जो टाइप है, जीन टाइप 2 जो है, उसके उसको जब हमने एनालाइज किया, उसमें ऑब्जर्वेशन जब निकाले, तो उस ड्रग का इफेक्ट ये नहीं अपन को मिल रहा है। तो एक सैम्पल एग्जाम्पल है, तो इसी को हम लोग लेके चलेंगे। तो हमारे पास जीन 1 और जीन 2 दो जीन टाइप्स हैं और 6 माइसेस हैं। इन 6 माइसेस के ऊपर ऑब्जर्वेशंस किया गया
और उन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे कुछ वैल्यूज अपन ने पुटअप किया है, और ये वैल्यूज जो ऑब्जर्वेशन के रखे गए हैं ये कैंसर से फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोल रहा था कैंसर ड्रग का रेस्पॉन्स कैसे इन लोग दे रहे हैं उसके बेसिस पे है। तो एक पर्टिकुलर डोज जो दिया गया है उस डोज के रेस्पॉन्स में कौन सा माइस कैसा रेस्पॉन्ड कर रहा है और उसका जीन टाइप क्या है उसके बेसिस पे कैसे करके रेस्पॉन्ड कर रहा है उसके एक टैबुलेटेड फॉर्मेट में डेटा है। ठीक, तो ये सबको दिख रहा है ना? हाँ, नेक्स्ट अपन देखेंगे। यस सर। हाँ, ओके। सो नेक्स्ट हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइसेस हैं, 6 अलग अलग टाइप के माइसेस हैं। ठीक है, तो इन माइसेस को हम लोग क्या मान के चल सकते हैं, दे आर एक्चुअली सैंपल्स। तो थिंक ऑफ माइस एज इंडिविजुअल सैंपल्स। तो इनको सैंपल्स मान के चल सकते हैं, और जो जीन टाइप्स हैं उनको हम वेरिएबल्स मान के चल सकते हैं। अभी जो जीन टाइप्स हैं ये वेरिएबल जो है इनको डायमेंशंस भी बोलते हैं। ठीक है, इनको हम लोग डायमेंशंस भी कहते हैं। ठीक, तो इनके बेसिस पे ऑब्जर्वेशंस हम तैयार कर रहे हैं। ठीक, अभी जो वेरिएबल्स हैं इनको हम लोग डायमेंशंस बोलते हैं, एंड द जीन्स आर वेरिएबल्स दैट वी मेजर फॉर ईच सैंपल। हर एक सैंपल के लिए हम लोग जो है उसके जीन का जो रेस्पॉन्स जो टाइप है उसको हम लोग देख रहे हैं, उसको ऑब्जर्व करके हम लोग देख रहे हैं। ठीक, हाँ, फॉर एग्जाम्पल द सैंपल्स वुड बी स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल एंड द वेरिएबल्स कुड बी टेस्ट स्कोर्स इन मैथ एंड रीडिंग। तो ये जैसे अपन ने एग्जांपल लिया, ये एग्जांपल को आप अपने हिसाब से भी जो है तैयार कर सकते हैं। जैसे इन दिस केस अगर सोच लीजिए कि हम लोग ने हर स्टूडेंट जो एक क्लास में है उसका इंफॉर्मेशन जुगाड़ा, ऑन द बेसिस ऑफ मैथ एंड रीडिंग इनके मार्क्स को अपन ने यहाँ पे टेबुलेट किया। तो इसके बेसिस पे भी अपना मैथ और रीडिंग जो है 2 डायमेंशंस हो गए, स्टूडेंट जो है वो ऑब्जर्वेशंस हो गए अपने। ठीक है, स्टूडेंट्स के ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे हो गए। सिमिलरली आप इसी चीज को एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब आप किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कुड बी बिजनेसेस, जैसे बिजनेस 1, बिजनेस 2, बिजनेस 3 भी हो सकते हैं, ये सैंपल्स हो सकते हैं। और उन बिजनेस पे मार्केट कैप और नंबर ऑफ एम्प्लॉयड एम्प्लॉयड पर्सनस का क्या इफेक्ट पड़ रहा है उस बिजनेस पे, इसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस टाइप से आप हमारे पास जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको हम कैटेगराइज, उनको हम जो है टैबुलेटेड फॉर्म में लेके आते हैं। ये जो मैंने आपको पीडीएफ वगैरह दिया था उसमें इसको एज ए मैट्रिक्स फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया गया है। अब कंसीडर कर रहे हैं हम लोग जीन 1 से, फॉर एग्जांपल हमारे पास सिर्फ जीन 1 टाइप के ही रेस्पॉन्सेज दिए हुए हैं। तो 6 माउसेस हैं, 6 माइसेस का जो जीन 1 टाइप के रेस्पॉन्सेज कैसे मिले हैं वो आप लोग ने ऑब्जर्वेशंस किए हैं। सो इफ वी ओनली मेजर वन जीन वी कैन प्लॉट द डेटा ऑन अ नंबर लाइन। हम एक ही नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करके देख सकते हैं। इसमें ऑब्जर्व करके देखिएगा, इसमें 6, 5, 4 लेफ्ट साइड में दिख रहा है, 3, 1, 2 जो है वो राइट साइड में दिख रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि ऑब्जर्वेशन करें, यहाँ पे टेबल को ऑब्जर्व करके देखिए कि 3, 1, 2 जो है ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो माइस 4, माइस 5 और माइस 6 का जो है वो ऑब्जर्वेशन से 3, 1, 2। और 3, 1, 2 क्या ऑब्जर्वेशन है, ये दे आर लेस लोअर ऑब्जर्वेशन। और 10, 11, 8 जो है दे आर हायर ऑब्जर्वेशन जो माउस 1, माउस 2 और माउस 3 का मिला है हमको। तो अगर जीन 1 ही है, सिर्फ वन जीन 1 पे मतलब डायमेंशन एक ही है में हमारा, अगर डायमेंशन एक ही है तो हमारे पास एक एक ही नंबर लाइन पे अपन इसको रिप्रेजेंट करके देख सकते हैं। और इस रिप्रेजेंटेशन में ये जो 6, 5, 4 लिखा है ये माउस माउस के नंबर्स हैं। तो माइस 6, माइस 5 और माइस 4 लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है उसी नंबर लाइन के, और माइस 3, माइस 2 और माइस 1 ये जो है राइट हैंड साइड में आ रहा है उसी सेम नंबर लाइन के। ठीक है, तो इससे हम जो है बहुत आसानी से कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि 3, 2, 1 माइसेस जो है वो हायर साइड में है, दे आर हैविंग रिलेटिवली हायर वैल्यूज ऑफ द responses given drug responses। और जो माइसेस 4, 5 और 6 है वो दे आर हैविंग लो रिस्पॉन्स टू द मेडिसिन। तो ये आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि ये कैटेगराइजेशन हो गया। ये क्लस्टरिंग आप बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर आपके पास डिमेंशन एक ही है। लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस में डिमेंशंस जो है वो एक एक नहीं रहेगा, मोर देन वन डिमेंशंस रहता है। इसलिए प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस हम करेंगे। So even though it's a simple graph, it shows us that the mice 1, 2 and 3 are more similar to each other than they are to mice 4, 5 and 6। तो यहाँ पे बहुत आसानी से क्लस्टरिंग से आप क्लस्टर्स देख सकते हैं कि माइस 4, 5 एंड 6
are they belong to a cluster, and mice 1, 2 and 3 belong to another cluster. ठीक, सो अब हम जीन 1 से बढ़ के जीन 2 में अगर आ जाते हैं, जैसे हम लोग ने डायमेंशंस को इंक्रीज कर दिया, वी हैव इंक्रीज द डायमेंशंस, तो इफ वी आर मेजरिंग 2 जीन्स, देन वी कैन प्लॉट द डेटा ऑन अ 2 डायमेंशनल XY ग्राफ। ठीक है, तो अब ये 2 डायमेंशन XY ग्राफ में इसको हम रिप्रेजेंट करके देख सकते हैं। तो जीन 1 जो है वो X एक्सिस में रखा गया है, ठीक, और जीन 2 जो है वो Y एक्सिस में रखा गया है, और इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट किया है ग्राफ के फॉर्मेट में। अब हम लोग ने क्या किया, प्लॉटिंग किया। प्लॉटिंग किया, माउस 1 का प्लॉटिंग किया, तो माउस 1 का आया है, पॉइंट्स क्या क्या है, 10, 6। तो जीन 1 के इसमें 10, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये 10 पे है, और जीन 2 के रेफरेंस पे ये जो है 6 पे है। ठीक, सो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है 1 आया है। ऐसे करके 2 को प्लॉट किया, 3 को प्लॉट किया, 4 को प्लॉट किया, 5 को प्लॉट किया और 6 को भी प्लॉट किया, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर टेबल। तो हम लोग ने इसको प्लॉटिंग कर लिया। प्लॉटिंग करने के बाद जो है वी गेट अ 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ अवर डेटा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जर्व क्या करना है, जीन 1 एक डायमेंशन है, जीन 2 एक और डायमेंशन है। सो अवर द एंटायर प्रॉब्लम इज ऑफ 2 डायमेंशंस नाउ। तो यहाँ पे जीन 1 इज इन द एक्स एक्सिस एंड स्पैन्स वन ऑफ द 2 डायमेंशंस। तो ये दो में से एक डायमेंशन जीन 1 है, और जीन 2 इज द सेकंड डायमेंशन। ठीक, सो डायमेंशंस हमारे पास 2 हैं। ठीक, तो डायमेंशंस 2 है तो एक्सिस भी 2 होंगे। सो डायमेंशंस अगर n है तो एक्सिस भी हमारे n हो जाते हैं। ठीक, तो 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन तो हम कर सकते हैं, विजुअली समझ में आता है। 3 डायमेंशन भी कर सकते हैं, लेकिन 4 डायमेंशन पे नहीं जा सकते। 4 डायमेंशनल जो होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसको हम इमेजिन नहीं कर सकते। तो जब डायमेंशंस बढ़ना शुरू हो जाता है, तब जो है एनालिसिस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और एनालिसिस करना डिफिकल्ट होने के कारण हम क्या करते हैं, ये प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का हेल्प लेते हैं टू फाइंड आउट अ वे सो दैट वी कैन परफॉर्म फीचर एक्सट्रैक्शन। ठीक है, सिंगल डिमेंशन में, डबल डिमेंशन में और 3 डायमेंशंस में फीचर एक्सट्रैक्शन इज पॉसिबल, लेकिन जैसे ही वो चौथे डिमेंशन में पहुंच जाएगा या 5वें डिमेंशन में पहुंच जाएगा, जनरली जो रियल डेटा रहता है, रियल टाइम डेटा होता है, उसमें जो है देयर आर n नंबर ऑफ डायमेंशंस, मतलब 10, 20, 50, कई बार तो 100 डायमेंशंस भी रहते हैं। तो हम 100 डायमेंशंस का डेटा को डिपिक्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का हेल्प लेते हैं, जिससे पूरे डिमेंशन, जितने भी डिमेंशंस हों, उसको हम लोग सीधे जो है एक 2D क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक, सो we can see that the mice 1, 2 and 3 are clusters on the right hand side। ये हम लोग ऑब्जर्व करके देख ही सकते हैं, क्योंकि 2 dimensions है तो आराम से दिख रहा है ये। and mice 4, 5 and 6 are clustered on the lower side left side। ठीक, सो ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से ये जो पॉइंट्स प्लॉट हुए हैं, इससे हम लोग क्लस्टरिंग बहुत आसानी से ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट, अब पीसीए का प्रोसेस शुरू हुआ है। अब पीसीए में क्या किया जाता है कि हम क्या करते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं जो हम लोग ने प्लॉट किए थे, इन पॉइंट्स को प्रोजेक्ट करना शुरू करते हैं। पहला प्रोजेक्शन करते हैं एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन देखिए, हर पॉइंट का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे एरो मार्क से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, दिस एरो मार्क इज रिप्रेजेंटिंग द प्रोजेक्शन। इन सभी का प्रोजेक्शन जो है हम एक्स एक्सिस पे ले आते हैं और उसका एक एवरेज निकालते हैं। एवरेज इज द मिड पॉइंट। तो ये सभी ऑब्जर्वेशन जो निकाला गया है, इन सभी ऑब्जर्वेशंस का एक मिड पॉइंट हम निकालते हैं ऑन द एक्स एक्सिस। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, उन्हीं ऑब्जर्वेशंस का वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शंस निकालते हैं, और प्रोजेक्शंस निकालने के बाद फिर इनका भी जो है एवरेज निकालते हैं, दैट इज मिड पॉइंट निकालते हैं। तो एक्स एक्सिस में एक मिड पॉइंट मिल गया, वाई एक्सिस पे एक मिड पॉइंट मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इन मिड पॉइंट्स को उस 2D ग्राफ के ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे, जिससे कि दोनों जहां पे भी मिल जाते हैं, दैट पर्टिकुलर पॉइंट बिकम्स द मिड पॉइंट ऑफ द एंटायर कलेक्शन। ठीक, तो जो एक्स एक्सिस में जो प्रोजेक्ट अपन ने मिड पॉइंट निकाला था उसका प्रोजेक्शन किया, और वाई एक्सिस पे जो मिड पॉइंट निकाला था उसका प्रोजेक्शन किया। तो जहां पे इंटरसेक्ट हुआ है, ये जगह जो है, इट इज द सेंटर ऑफ द एंटायर डेटा। जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है, ये पूरे डेटा का सेंट्रॉइड हमको मिल जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सेंट्रॉइड तो मिल गया,
नेक्स्ट स्टेप जो है, हम इस सेंटर को, अब वो डेटा पॉइंट्स तो है ही है हमारे पास, ऑलरेडी अवेलेबल हैं, हमको सेंट्रॉइड भी मिल चुका है। अब इस सेंटर को क्या करते हैं हम लोग, शिफ्ट करते हैं टू द ओरिजिन। ये रेड रेड लाइन आप देख रहे होंगे, तो वी आर शिफ्टिंग द एंटायर प्रोजेक्शन, द सेंट्रॉइड। एक सेकंड, एक सेकंड, ठीक। तो हमने जो है, जो अपने को सेंट्रॉइड मिला था, उस सेंट्रॉइड को अपन क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं टू द ओरिजिन पॉइंट। तो अपन ने ऑलरेडी अपने पास 2 डायमेंशंस था ही था, एक्स और वाई एक्सिस था। उसके जो टू उसके जो सेंट्रॉइड उसका जो ओरिजिन है, उसमें अपन ने क्या किया, सेंट्रॉइड को शिफ्ट किया। तो हम यहाँ पे जब शिफ्ट करते हैं, इसको ध्यान रखते हैं कि जब हम इसको शिफ्ट करते हैं तो बाकी सभी पॉइंट्स रिलेटिवली भी शिफ्ट किया जाएगा। सो ये जितने पॉइंट से शिफ्ट होगा यहाँ पे, उतने ही पॉइंट से सभी जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स है उसको भी शिफ्ट करेंगे। ठीक। सो यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि द पॉइंट हैज बीन शिफ्टेड, द सेंट्रॉइड इज शिफ्टेड टू द ओरिजिन एंड करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स आर ऑल्सो बीन शिफ्टेड। सो यहाँ पे अपन ने जो है, शिफ्टिंग द डेटा डिड नॉट चेंज हाउ द डेटा पॉइंट्स आर पोजिशन रिलेटिव टू ईच अदर। तो ये इस पर्टिकुलर पोजीशन के हिसाब से जैसा कंडीशन था वैसा ही मेंटेन्ड है, लेकिन अपना सेंट्रॉइड जो है वो अपने ऑब्जर्वेशन के जो भी अब डिमेंशंस के सेंटर में आ चुका है। ठीक, ये इसको जो है, इसको मैपिंग, अपने शिफ्टिंग ऑफ डेटा बोलते हैं। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ द सेंट्रॉइड बोलेंगे। ठीक। उसके बाद नाउ द डेटा आर सेंटर टू द ओरिजिन, वी कैन ट्राई टू फिट अ लाइन टू इट। ठीक, अब इसमें क्या करना है, अब इस पर्टिकुलर, अब इस जगह पे हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, वी क्रिएट अ लाइन दैट कैन बेस्ट फिट दीज पॉइंट्स। बेस्ट फिट का क्या मतलब होगा कि एक लाइन हम सेंटर से खींचेंगे, देखिए इसका जो सेंटर है, ओरिजिन है, उससे दोनों तरफ, दोनों एक्सेस पे खींचेंगे एक लाइन, सो दैट वो एक ही लाइन रहेगा which should pass through the origin, so that all the points are nearest to that particular line। तो एक लाइन हमको ऐसा बनाना है जो हर एक पॉइंट के नियरेस्ट, मोस्ट प्रोबेबल नियरेस्ट में रहना चाहिए। ठीक। तो देखिए हम लोग एक लाइन खींचेंगे यहाँ पे सेंटर से। ठीक, ओरिजिन से एक लाइन खींचेंगे और इस लाइन को हम लोग कोशिश करेंगे इन सभी पॉइंट्स के सबसे नियरेस्ट तक पहुंचाएं। ठीक है। अब यहाँ हमने एक रैंडमली एक लाइन खींचा है, अब रैंडमली लाइन खींचने के बाद हम इस लाइन को रोटेट करना शुरू करेंगे। ठीक, अब रोटेशन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, डजेंट मैटर। जैसे ही हम जिसी भी डायरेक्शन में हम लाइन को रोटेट करना शुरू करेंगे, उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करेंगे। और हर बार क्या चेक करेंगे, जो लाइन है और जो पॉइंट्स हैं वो कितने दूर है लाइन से, और हम इसका एवरेज निकालना शुरू करते हैं। ठीक है। सो हम क्या करते हैं कि अब इसको कैसे पता लगाएंगे कि जो पॉइंट्स है वो लाइन के कितने करीब है, नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हर पॉइंट से एक परपेंडिकुलर खींचते हैं इस लाइन की तरफ। ठीक है। सो टू टू क्वांटिफाई हाउ गुड दिस लाइन फिट्स द डेटा, पीसीए प्रोजेक्ट्स द डेटा ऑनटू इट। तो डेटा जो अपने पास, ये जो डेटा पॉइंट्स हैं, इनका प्रोजेक्शन हम करते हैं ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन। जो अभी अपन ने लाइन खींचा हुआ था, रैंडमली एक कोई भी आर्बिट्री लाइन खींचे थे अपन ने थ्रू द ओरिजिन, तो हर पॉइंट के एक प्रोजेक्शन हम उस लाइन पे क्रिएट करते हैं। अब इस जो प्रोजेक्शन हम बोलते हैं, दिस इज ए 90 डिग्री परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन है ना। तो इस पॉइंट से 90 डिग्री प्रोजेक्शन इस पे होना चाहिए, इस पॉइंट से 90 डिग्री प्रोजेक्शन इस पे होना चाहिए, हर पॉइंट से 90 डिग्री प्रोजेक्शन होगा। ठीक। तो दैट गिव्स अस द डिस्टेंस। ठीक। सो ये जो है, एंड इट कैन आइदर मेजर द डिस्टेंस from the data to the line and try to find the line that minimizes those distances। ठीक। अब ये जो हमको जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया है, इसको हमको मिनिमाइज करना है। तो हर पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हमको मिनिमाइज करना है। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट में आके सबसे कम जो है डिस्टेंस आ जाएगा, एवरेज निकालना पड़ेगा हमको, उस पर्टिकुलर जगह पे वो लाइन को हम लोग जो है सेट कर लेंगे। ठीक। दूसरा एक और तरीका क्या है कि we can also try to find the line that maximizes the distance from the projected points to the origin। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ, ये जो प्रोजेक्टेड पॉइंट है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्स अपन को दिख रहा है, ग्रीन कलर का एक्स है, ये जो प्रोजेक्टेड पॉइंट है फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक, तो इसका डिस्टेंस निकालते हैं। ये जो डिस्टेंस निकला, जैसे ये जो ग्रीन लाइन से दिखा हुआ है, तो ये जैसे ये एक्स का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन निकालेंगे, तो ये इस पॉइंट का प्रोजेक्शन का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होगा। तो ये आप लाइन को अगर राइट हैंड साइड में, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको राइट हैंड साइड में अगर मोड़ूंगा, तो क्या होगा,
कि ये डिस्टेंस बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस बढ़ने लगेगा, तो इससे हमको क्या पता लगेगा कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्शन का जो मैक्सिमम डिस्टेंस आ गया वो जो है दैट विल बी द नियरेस्ट पॉइंट टू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ठीक है। तो ये लाइन को जैसे ही आप राइट हैंड साइड में मोड़ना शुरू करेंगे तो ये एक्स जो पॉइंट है ये ऊपर ऊपर शिफ्ट होता जाएगा, बिकॉज 90 डिग्री मेंटेन करना है। तो इसलिए जो है जैसे ही ये लाइन के इस पर्टिकुलर पॉइंट के पास पहुंचेगा, ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन विल बी मैक्सिमम, उसके ऊपर आप ले जाएंगे तो वो छोटा होने लगेगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस को हमको कैलकुलेट करना है, तो ये ज्यादा आसान पड़ता है एक्चुअली, तो टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस, ठीक है। सो वी कैन बिल्ड इंट्यूशन बाय लुकिंग एंड हाउ दीज डिस्टेंसेस श्रिंक व्हेन द लाइन फिट्स बेटर। तो ये जो डिस्टेंस वाला लाइन है, ये जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये रिड्यूस होता जाएगा, और ये जो डिस्टेंस जो अभी मैं दिखा रहा हूँ ये जो है ये बढ़ते जाएगा, ठीक। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि लाइन जो है, ये लाइन जो है वो बेस्ट फिट लाइन बनते जा रहा है, मतलब वो पास पहुंचते जा रहा है टू द पॉइंट्स एक एवरेजिंग हिसाब से। तो दीज डिस्टेंसेस विल इंक्रीज, ठीक है। तो ये अगर डिस्टेंस सबसे ज्यादा हो गया है, ओरिजिन से आप कैलकुलेट करेंगे तो ये एक्स पॉइंट से लेकर ओरिजिन पॉइंट तक सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस आएगा दैट विल बी द नियरेस्ट पॉइंट टू दिस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन। तो हर एक ऑब्जर्वेशन का हम ऐसे ही करके निकालते हैं, ठीक। सो दिस पॉइंट इज फिक्स्ड एंड सो इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ये तो फिक्स है। इसका इसका ओरिजिन से जो है वो डिस्टेंस एकदम सेम है, ये चेंज नहीं करना, इसको बिल्कुल चेंज नहीं करना है, ठीक। दिस डिस्टेंस इज सेम, इसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक। इन अदर वर्ड्स द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द ओरिजिन डजंट चेंज व्हेन द डॉटेड लाइन रोटेट्स। ये जो डॉटेड लाइन है इसको जब हम रोटेट कर रहे हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट लाइन बोलते हैं इसको, तो इसको जब हम रोटेट कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होता, ये फिक्स रहता है, क्योंकि ये चेंज हो गया तो आपका ऑब्जर्वेशन का पॉइंट ही चेंज हो जाएगा, फिर तो पूरा एनालिसिस ही खराब हो जाएगा, ठीक। तो ये डिस्टेंस को अपन को चेंज नहीं होने देना है, तो ये फिक्स रख रहे हैं, पॉइंट को फिक्स रख रहे हैं, सिर्फ लाइन को अपन जो है रोटेट करते जा रहे हैं, ठीक। सो व्हेन वी प्रोजेक्ट द पॉइंट ऑन टू द लाइन, अब जैसे मैंने अभी कहा था कि इसको जो है हम 90 डिग्री में जो है वर्टिकली प्रोजेक्ट करते हैं, तो इस पॉइंट का प्रोजेक्शन जो बनेगा इस रेड लाइन के ऊपर वो 90 डिग्रीज में बनेगा। देखिए यहाँ पे 90 डिग्रीज का सिंबल बना हुआ है, ठीक। सो वी गेट अ राइट एंगल बिटवीन द ब्लैक डॉटेड लाइन एंड द रेड डॉटेड लाइन, ठीक। सो ये राइट एंगल मेंटेन करना, अब जैसे आप इस रेड लाइन को नीचे लेके आते जाएंगे, ये 90 डिग्री जो है मेंटेन करना, ये बिगड़ना नहीं चाहिए। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये जो ब्लैक डॉटेड लाइन है ये रिड्यूस होते जाएगा, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होते जाएगा, ठीक। तो ये ऑब्जर्वेशन करते करते हम ये पॉइंट पे आ रहा है, अब इसको कैलकुलेट करना है ना, तो मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट कैसे करना है। देखिए यहाँ पे पाइथागोरन थ्योरम से इसको अपन कैलकुलेट करेंगे। तो पाइथागोरन थ्योरम में क्या होता है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये अपन ने तो ज्योमेट्री में ऑलरेडी देखा ही हुआ है। तो ए अगर ये है, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट टू द ओरिजिन, इफ इट इज ए, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट projected on the red line is B, and the distance of this projected point on the red line to the origin is C। अगर ये इसको एक ट्रायंगल जैसे मानते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरन थ्योरम जो है इसमें लगा सकते हैं। पाइथागोरन थ्योरम से जो है ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करके देख सकते हैं, ठीक। सो दिस इज द ऑब्जर्वेशन, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का ये फॉर्मूला लगेगा। तो सिंस ए डजंट चेंज, ए जो है ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। ए पॉइंट ए जो डिस्टेंस है ये चेंज नहीं होगा, बी और सी चेंज होगा। तो बी अगर बड़ा होते जाएगा, बी का ये डिस्टेंस अगर बड़ा होता जाएगा, सी छोटा होता जाएगा। हमको क्या करना है, सी को बड़ा करना है, ठीक। हमारे एल्गोरिथम के हिसाब से क्या है, सी का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस ये बढ़ते जाना चाहिए, और बी का डिस्टेंस रिड्यूस होते जाना चाहिए, ठीक है। तब जाके ये जो रेड लाइन है वो इस पॉइंट के एकदम नजदीक आ जाएगा, ठीक। सो सी स्क्वायर अगर बड़ा हो, जैसे अभी मैंने कहा कि सी अगर बड़ा होते जाएगा तो नेचुरली बी जो है वो डिक्रीज होते जाएगा, ठीक। सो दस पीसीए कैन आइदर मिनिमाइज द डिस्टेंस टू द लाइन, ठीक है, या तो हम इसको मिनिमाइज कर दें, या तो फिर और मैक्सिमाइज द डिस्टेंस फ्रॉम द प्रोजेक्टेड पॉइंट टू द ओरिजिन। तो ये जो डिस्टेंस है इसको बढ़ा दो। तो जनरली हम लोग इसी को करते हैं, सी को बढ़ाते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा जो है नॉन अनकॉम्प्लिकेटेड, लीस्ट कॉम्प्लिकेटेड रहता है, ठीक है। सो इट इज एक्चुअली easier to calculate C, the distance from the projected point to the origin. So PCA finds the best fitting line
by maximizing the sum of the squared distances from the projected points to the origin. ये important इसको ध्यान में रखना है कि it maximizing the sum of the squared distances from the projected points to the origin. ये पूरा का पूरा ऑब्जर्व करेंगे सर ए बी सी जो है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर है, दे आर स्क्वायर्ड, ठीक है। तो सी का जो है हम क्या कर रहे हैं, सी स्क्वायर को जो है वो मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब उसको सी स्क्वायर क्यों करना है उसको भी मैं अभी आगे चल के बताऊंगा, ठीक। सो पीसीए प्रोजेक्ट्स द डेटा ऑन टू द रेड लाइन, ये जो रेड लाइन है इसको प्रिंसिपल कंपोनेंट लाइन बोलते हैं, पीसी लाइन बोलते हैं, इस पे प्रोजेक्शन चल रहा है, ठीक। अब ये डिस्टेंस निकालते हैं हम लोग, हर पॉइंट का डिस्टेंस, जैसे ये इस पर्टिकुलर ग्रीन पॉइंट का डिस्टेंस जो निकाला है वो D1 मान के चलिए, इस पर्टिकुलर ग्रीन पॉइंट का प्रोजेक्शन जो बना है ऑन द प्रिंसिपल कंपोनेंट लाइन उसका डिस्टेंस D2 मान के चलिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो प्रोजेक्शन बना है वो D3 मान के चलिए, ठीक। तो अभी ऐसे हर एक पॉइंट का प्रोजेक्शन का हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस को कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, D1 D2 D3 सबका निकालेंगे, D4 नीचे वाले पॉइंट का, D5 नीचे वाले पॉइंट का। अब ऑब्जर्व इसमें आपको जो है दिख रहा हो, देखिए D4 D5 और D6 भी निकालेंगे। अब ये जो ऑब्जर्वेशन आपको एक इंपॉर्टेंट रखना ये पड़ेगा कि इस ओरिजिन से हम लोग नीचे उतर गए हैं, तो ओरिजिन के ऊपर जो है ये डिस्टेंसेस जो है वो पॉजिटिव में आते हैं, लेकिन ओरिजिन से नीचे उतरने के कारण ये डिस्टेंसेस क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक। सो D4 और D5 और D6 क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव डिस्टेंसेस आ जाएंगे, ठीक। तो अब क्या होगा कि नीचे वाले डिस्टेंसेस जो है वो नेगेटिव है, ऊपर वाले डिस्टेंसेस जो पॉजिटिव हैं। अगर इनको ऐड करना हम शुरू करेंगे तो ऐड करने से, क्यों करना है, क्योंकि ये डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करना है हमको। तो अगर ऐड करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, नीचे वाले डिस्टेंसेस ऊपर वाले डिस्टेंसेस को निगेट कर देंगे, मतलब डिलीट कर देंगे। तो क्या होगा, हमारा जो कैलकुलेशन बिल्कुल बिगड़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हर एक डिस्टेंस को सिर्फ एज इट इज नहीं लेंगे, हम हर एक डिस्टेंस को स्क्वायर लेंगे। तो नेक्स्ट थिंग वी डू इज स्क्वायर ऑल ऑफ देम, हर एक को स्क्वायर ऑफ कर दी, स्क्वायर किया, D1 स्क्वायर, D2 स्क्वायर, D3 स्क्वायर, सभी को हम लोग ने स्क्वायर किया, ठीक है। सो डिस्टेंसेस आर स्क्वायर्ड सो दैट नेगेटिव वैल्यूज डोंट कैंसल आउट द पॉजिटिव वैल्यूज। तो पॉजिटिव वैल्यूज ऊपर है, नेगेटिव वैल्यूज नीचे हैं, इन दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे अगर ऐड करना शुरू करेंगे। तो इसलिए हमको जो है सभी को स्क्वायर करना है, सबको स्क्वायर करने के बाद फिर ऐड करेंगे, ठीक है। तो देन वी सम अप ऑल दी स्क्वायर डिस्टेंसेस, जो स्क्वायर डिस्टेंसेस हैं इनको हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो इनको जो ऐड करने के बाद इन डिस्टेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सम ऑफ स्क्वायर्ड डिस्टेंसेस, ठीक। सम ऑफ स्क्वायर्ड डिस्टेंसेस कहा जाता है, इसको एसएस डिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब ये एसएस डिस्टेंस निकल गया, अब इस पर्टिकुलर पॉइंट, इस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे अभी लाइन है, ये जो रेड लाइन है, इसका एसएस डिस्टेंस निकाल लिया अपन ने, सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंसेस निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करना शुरू करेंगे। अगर रोटेट करने के बाद फिर से एसएस डिस्टेंस कैलकुलेट होगा, देखिए जितने बार रोटेट करेंगे उतने बार एसएस डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, और हम चेक करेंगे कि पुराना एसएस डिस्टेंस ज्यादा था कि नया एसएस डिस्टेंस ज्यादा है। अगर पुराना वाला एसएस डिस्टेंस ज्यादा था तो नया वाला एसएस डिस्टेंस अगर कम है तो इसका मतलब हम लोग गलत डायरेक्शन पे लाइन को रोटेट कर रहे हैं। और अगर जो है, एक सेकंड, अगर हम रोटेट कर रहे हैं करेक्ट डायरेक्शन में तो क्या होगा, पुराना वाला जो एसएस डिस्टेंसेस अपन ने कैलकुलेट किए थे वो कम निकलेंगे, और रोटेट करने के बाद जो एसएस डिस्टेंसेस निकलेंगे वो ज्यादा निकलेंगे। तो अगर ज्यादा निकल रहे हैं दैट मीन्स हम लोग वी आर इन द करेक्ट पोजीशन, मतलब करेक्ट डायरेक्शन में अपन लाइन को रोटेट कर रहे हैं। तो उससे चेक किया जाता है कि लाइन को रोटेट ठीक से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, ठीक है। अब रोटेट करने के बाद फिर से सेम, जैसे मैंने कहा कि ये फिर से प्रोजेक्शन करेंगे, ये सेम प्रोसेस को फिर से रिपीट करेंगे, लाइन के ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे, एसएस डिस्टेंसेस को निकालेंगे, ठीक है। फिर सम ऑफ द डिस्टेंसेस, फिर से एसएस डिस्टेंस निकालेंगे, एंड वी रिपीट अंटिल वी एंड अप विथ the line with the largest sum of square distances between the projected points and the origin, ठीक है। so ये largest जो भी जिसमें भी जो है ये एसएस डिस्टेंसेस जो अपन यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ऊपर में आप देख रहे होंगे सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंसेस जो लिखा है, तो एसएस डिस्टेंसेस जिसमें भी मैक्सिमम आ गया वहां पे उस पर्टिकुलर जगह पे हम लोग उस लाइन को छोड़ देंगे, प्रोजेक्शन करना छोड़ देंगे, क्योंकि वो लाइन जो है बेस्ट फिट लाइन बन जाएगा, ठीक है। तो अभी तक जो अपन ने डिस्कस किया ये सबको क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या?
अभी तक क्लियर है सबका? यस सर। ओके देन, ठीक। अभी जो है इसका लिमिट भी खत्म हो रहा है, तो नेक्स्ट हम लोग क्लास में जो है बाकी का पोर्शन डिस्कस करेंगे। अभी तक जो समझ में आ गया उसको रिमेम्बर करिएगा, ठीक है? और मैं इसको बाद में शेयर भी कर दूंगा कंटेंट को, ठीक है? तो अभी के लिए हम लोग जो है यहीं पे पॉज करते हैं, ठीक है?